subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of the morphine, that is opioid analgesics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फिन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का ही पार्ट है, जो कि बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी ऑन यूनिट नंबर 5 में आते हैं. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry or the organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So morphine, तो मॉर्फिन एक तरीके से एल्कलॉइड्स हैं. तो बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन का जो आइसोलेशन है, फर्स्ट आपके जर्मन साइंटिस्ट आपके फ्रेडरिच विलियम सर्टनर ने 1803 मीन्स 1803 पे किया था, और उन्होंने इसका नाम दिया था ड्रीम्स ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है मॉर्फस. मॉर्फस नाम दिया था, जिसका मतलब होता है ड्रीम्स ऑफ गॉड. तो ये बेसिकली आपके ओपियम प्लांट से मिलता है, जिसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है आपका पेवर सोमनीफेरम. सो मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड इन विच प्रेजेंट इन द ओपियम मीन्स पेवर सोमनीफेरम, एंड इट इज ए पैंथेरिन डेरिवेटिव. इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पैंथेरिन जैसा होता है, एंड इट एक्टिवेट द ओपियोइड रिसेप्टर्स. तो बात करें इनके बेसिक रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो हमने डिटेल में बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स पे, तो उसको आप देखिए. तो आज हम बात करेंगे बेसिक बायोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द मॉर्फिन. तो मॉर्फिन एक तरीके से आपके जो बॉडी के अंदर में ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनमें ये काम करते हैं. बात करें हम ओपियोइड रिसेप्टर्स की, तो बेसिकली दे आर 3 टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स. फर्स्ट इज द म्यू, सेकंड इज द कापा, एंड थर्ड इज द डेल्टा. तो जो म्यू रिसेप्टर्स हैं वो मेनली आपके एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो मॉर्फिन है वो एक तरीके से म्यू रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, और ये म्यू रिसेप्टर्स आपके GIPCR के थ्रू काम करते हैं. मीन्स जैसे ही मॉर्फिन आपके इस रिसेप्टर्स पे म्यू रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, तो उसके अंडर में GIPCRs एक्टिवेट होते हैं, और जो GIPCRs हैं मतलब G प्रोटीन्स हैं वो फर्दर आपके जो साइक्लिक MP पाथवे हैं उसको इनहिबिट करते हैं, पोटेशियम चैनल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, और कैल्शियम चैनल पाथवे को इनहिबिट करते हैं. तो उस तरीके से ये अपना एक्शन देते हैं. तो बेसिक मोड ऑफ एक्शन इज द ओपियोइड रिसेप्टर्स एगोनिस्ट मीन्स म्यू रिसेप्टर्स एगोनिस्ट. एंड बात करें इसके बायोलॉजिकल एक्शन की, तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्शन शो करता है, जिसमें CNS हैं, CVS हैं, GIT हैं. तो मेनली आते हैं आपके CNS पे. तो CNS पे डिप्रेसेंट इफेक्ट भी शो करता है और स्टिमुलेंट इफेक्ट भी शो करता है. तो डिप्रेशन मतलब किसी पाथवे को डिप्रेस करना, स्टिमुलेंट मतलब किसी पाथवे को स्टिमुलेट करना. तो डिप्रेशन में आपके हैं एनाल्जेसिया, सेडेशन, यूफोरिया वगैरह. तो बात करते हैं पहले एनाल्जेसिक्स की, क्योंकि इसका मेन यूज़ है क्या है आपका एनाल्जेसिया, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स ड्रग हैं जो आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स या ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आते हैं. तो बेसिकली जो विसरल्स पेन इज रिलीव्ड बेटर देन द सोमेटिक पेन, इसका जो यूज़ है वो विसरल्स पेन में अच्छी तरीके से हम करते हैं. ये सोमेटिक पेन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, मैनेजमेंट नहीं कर पाता. सिमिलरली आपकी बात करें इसके टाइप की, तो ये जो नोसिसेप्टिव पेन है इस रिलीव्ड बेटर देन द न्यूरोपैथिक पेन. जो आपका नोसिसेप्शन है मतलब जो भी इन्फ्लामेशन हो या इंजरी हो गई हो, टिश्यू इंजरी हो गई हो, या हीट के थ्रू हुआ हो, प्रेशर के थ्रू हो, तो उसके थ्रू जब आपको पेन होता है जिसमें आपके पेन रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस पाथवे को ये इनहिबिट करता है अच्छी तरीके से और आपके पेन को कम करता है. लेकिन जो न्यूरोटिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है, जिसमें आपका जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं, सेंट्रल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स अगर डैमेज होते हैं और उन न्यूरॉन्स के डैमेज होने से जो आपको पेन होगा उसमें ये ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं. ठीक है. तो बात करें इसके अलावा द पेन एसोसिएटेड रिएक्शंस आर आल्सो रिलीव्ड. जो पेन से रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगे, एफ्रेशन होंगे, आपके एंजाइटी वगैरह होगी, आपको जो पेन होगा, वो सबको भी ठीक तरीके से ये हैंडल करता है, मैनेजमेंट करता है. एंड इट मॉड्यूलेट द पेन पाथवे इन द स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल रीजन बाय इनहिबिटिंग द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स. तो जो भी आपके पेन में इन्वॉल्व होने वाले ट्रांसमीटर्स हैं उनको ये इनहिबिट करता है, और अल्टीमेटली जो पेन पाथवे हैं उसको आपके स्पाइनल रीजन पे और सुप्रास्पाइनल रीजन पे ये सप्रेस करता है. तो ये आपके बेसिक एक्शंस हैं, आपके एनाल्जेसिक एक्शन आपके मॉर्फिन के, जो कि एक तरीके से पोटेंट और स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग हैं. ठीक है. बात करें नेक्स्ट इफेक्ट की, वो है आपका सेडेशन. ये आपके सीनस को डिप्रेस भी करता है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो आपके हिप्नोटिक शेड्यूल जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है. तो ये आपके सेडेशन करता है, मतलब ड्राउजीनेस करेगा, फिर आपको स्लीप ले आएगा, फिर आपको कोमा भी हो सकता है अगर आप हाई डोज लेते जाएंगे तो आपका जो एनाल्जेसिया है या सेडेशन है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट शो करता है. डोज बढ़ाएंगे तो इनका इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा. इसके अलावा आपको यूफोरिया कॉज करता है, मतलब ड्रीम लाइक स्टेट का करता है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है, आपकी जो परसेप्शन है, थॉट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. एंड इट में आल्सो कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड में कॉज द डेथ.
तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट्स है वो है आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये आपके हाई डोज पे या ओवर डोज पे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को इनहिबिट कर देता है और आपको रेस्पिरेशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ओवरडोज के कारण जो डेथ होती है मॉर्फिन में, वो बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से ही होती है। इसके अलावा इट में कॉज द सप्रेस इन द कफ, ये कफ को भी सप्रेस करता है, एंड हाइपोथर्मिया इन द कोल्ड कंडीशन, मतलब आपकी जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, आपकी जो टेम्परेचर है उसको ये कम करता है। ठीक है, आपके जो हाइपोथैलेमस में जो रीजन्स होते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के, उसमें ये काम करते हैं और आपको हाइपोथर्मिया करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा कोल्ड इन्वायरमेंट में। एंड इट डिप्रेस द वेसोमोटर सेंटर्स, जो आपके वेसल्स के जो टोनिसिटी है उसको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स को बोलते हैं हम लोग वेसोमोटर सेंटर्स। तो उसको ये सप्रेस करता है, उससे जो टोनिसिटी है वो आपकी डिक्रीज़ होगी, मतलब आपके वेसो डायलेशन होगा और आपके बीपी जो है आपके फॉल होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो इफेक्ट हैं वो आपके डिप्रेसिव इफेक्ट हैं। अब आते हैं स्टिमुलेटरी एक्शन या स्टिमुलेटरी इफेक्ट। तो ये बेसिकली आपके जो सीटीजेड सेंटर हैं आपके ब्रेन के अंदर में, जो आपके ओमेटिंग सेंटर्स हैं, आपके जो कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन, उसको एक्टिवेट करते हैं, उससे आपको नोजिया ओमेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इट में स्टिमुलेट द एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व, जो थर्ड नर्व में जो एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस है उसको एक्टिवेट करता है, किसके थ्रू, गाबा एनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उस पर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, उसको इनहिबिट करके। उससे अल्टीमेटली आपको जो टोनिसिटी है आपके जो आई मसल्स की वो कम बैलेंस नहीं रहती और आपको म्योसिस इफेक्ट मिलेगा, मतलब आपका जो आई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो आपको म्योसिस इफेक्ट होगा। ये भी एक तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि पिन पॉइंट पीपल के नाम से हम जानते हैं इसके मेन साइड इफेक्ट्स के रूप में। ठीक है, इसके अलावा आपके जो वेगल सेंटर्स हैं जो आपके उसको भी एक्टिवेट करता है, उससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है या एसाइक्लोनर्जिक इफेक्ट है वो मिलेगा। अल्टीमेटली आपका जो हार्ट रेट है वो कम होगा, मतलब आपको ब्रेडिकार्डिया इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर आते हैं, ये हो गया सीनियर्स का। अब आते हैं हम लोग इंडोक्राइन या न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये आपके हार्मोन लेवल को भी चेंज कर सकता है, आपके मॉर्फिन आपके थेरेपेटिक डोज पे या हाई डोज पे। तो ये बेसिकली आपके जो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करके जो पिट्यूटरी की एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करता है, सप्रेस करता है। तो उससे जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो क्या मिलेंगे आपको, डिक्रीज द FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द ACTH मीन्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के जो लेवल है वो कम होगा, जबकि प्रोलैक्टिन लेवल और GH लेवल जो कि इनहिबिटरी कंट्रोल रहता है पिट्यूटरी का, उसको इनहिबिट करके पिट्यूटरी को उसको बढ़ा देगा, मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड GH ग्रोथ हार्मोन, एंड आल्सो डिक्रीज सेक्स हार्मोन एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसलिए जो है इसमें आपको मॉर्फिन लेने के बाद इम्पोर्टेंसी, लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपकी इफेक्ट आपके न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम पे। अब आते हैं पेरिफेरल सिस्टम्स में, जिसमें आपके CVS और GIT हैं। तो बात करें CVS की, तो CVS में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आपका जो वेसोमोटर सेंटर्स हैं वो आपके सप्रेस होगा, उससे BP कम होगा। उसके अलावा डायरेक्टली वेसोडाइलेशन इफेक्ट भी शो करता है। इसके अलावा ये आपके हिस्टामिन टू रिलीज को बढ़ाता है, उससे भी आपको वेसोडाइलेशन इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हिस्टामिन एक तरीके से आपके जो स्मॉल आर्टरीज हैं उसमें EDRF मीन्स इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलेसिंग फैक्टर्स नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा के वेसोडाइलेशन कॉज करता है। और उसके अलावा ये आपकी BP को भी कम करता है और आपके ब्रेडिकार्डिया भी कर सकता है। आपके ये CVS में इफेक्ट हैं। अब आते हैं आपके GIT पे। तो अल्टीमेटली जो मेन इसका इफेक्ट है वो आपका डिक्रीज द GI मोटिलिटी, ये GI मोटिलिटी को कम करता है। तो अल्टीमेटली इससे जो है हमको एंटी डायरियल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो इसका एक तरीके से सेकेंडरी इफेक्ट है या यूज़ है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और मसल्स पे इसका एक्शन क्या है। तो उनमें से पहला है आपका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जिसको आप स्पाज्म करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। उससे जो बाइलरी का प्रेशर है, इंट्रा बाइलरी प्रेशर है, वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आपको बाइलरी कॉलिक देखने को मिलता है। तो एक आपके साइड इफेक्ट्स भी है। इसके अलावा इंक्रीज द टोन ऑफ ब्लैडर एंड द डेट्रेसर स्फिंक्टर, जो आपका जो ब्लैडर है उसमें जो डेट्रेसर मसल्स हैं, आपके स्फिंक्टर्स हैं, उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली आपको बार बार फ्रीक्वेंसी में यूरिनेशन लगेगी, आपको यूरिन अर्जेंसी फील होगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करता है, जो ब्रोंकस का मसल से उसको स्पाज्म करता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उससे आपको ब्रोंको स्पाज्म मिलेगा। अल्टीमेटली ये अस्थमा कॉज कर सकता है। इसलिए ये आपके जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, या ऐसे पेशेंट्स चाहे बच्चे हों या एडल्ट हों, जो भी आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो COPD हो, अस्थमा हो, उनमें ये
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन। अब आते हैं इसके बेसिक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में। तो बेसिकली इसका जो एब्जॉर्प्शन है ओरल से बहुत ही पुअर है या अनरिलायबल है, ये प्रॉपर ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत ही हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, मीन्स ये जितने भी ड्रग हैं आपके जाएंगे लीवर पे, वहाँ पे मेटाबॉलाइज्ड हो जाएंगे और अनचेंज फॉर्म में बहुत कम पहुँचेंगे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, इसलिए इसको हम फ्रिक्वेंटली आपके पेरेंट्रल रूट से ही देते हैं। तो बात करें हम ओरल की, तो जो ओरल बायोबिलिटी है वो 1/4 होता है आपके पेरेंट्रल रूट से, तो कितना होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 25%। इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो बहुत ही कम होती है, खासकर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वो होता है 30%, इसलिए जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पूरे बॉडी पार्ट में ठीक तरीके से होता है, चाहे आपकी किडनी की हो, लीवर की हो या फिर अदर बॉडी में हो, means it is widely distributed, and the small fraction of the morphine also cross the blood brain barrier and reach to the brain slowly, ठीक है। ये ब्रेन में भी काम करते हैं और इट में आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करता है एंड अफेक्ट द फीटस। तो और जो वहाँ पे जो फीटस होंगे, जो बच्चे होंगे आपके प्लेसेंटा, आपके जो गर्भ में, ठीक है, उसको भी ये हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, मतलब ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडी को भी ये यूज़ नहीं करते हैं मॉर्फिन, ठीक है। बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलाइज्ड बाय द लीवर, ये लीवर में होता है, खासकर ये आपका होगा ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। तो ये आपको जो ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन के बाद जनरली जितने भी ड्रग हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ये आपके यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बट इसका जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हाईली पोटेंट होता है। मॉर्फिन एक ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है कि जिसका मेटाबोलाइट आपके क्या होंगे, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन के बाद भी, सेकेंड फेज के बाद भी वो एक्टिव रहते हैं, मोर पोटेंट होते हैं टू द म्यू रिसेप्टर्स एंड मे कॉज द मॉर्फिन 3 ग्लूकोनाइड मेटाबोलाइट में कॉज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। ये जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं वो न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इसको हम आईवी या आईएम रूट से दें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो सके, टॉक्सिसिटी कम हो सके। जो यूरिन का जो प्लाज्मा टी-हाफ है अप्रोक्सीमेटली होता है 2 to 3 आवर, तो अल्टीमेटली जो एक्शन है वो 5 से 6 घंटे को देखने को मिलता है ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो इसका एक्सक्रीशन है वो आपके बाइल या फिर यूरिन के थ्रू भी हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक काइनेटिक प्रोफाइल। नाउ कम टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मॉर्फिन। अब मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेडेशन है, आइडोसिनक्रेसी रिएक्शंस हैं, एलर्जी हो सकते हैं, एपनोया इन द न्यूबॉर्न, अगर प्रेग्नेंट लेडी को लेते हैं और बच्चा उसका होता है तो बच्चों में एपनोया हो सकता है। एपनोया मतलब एक तरीके से उनका जो ब्रीथिंग का जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते हैं, वो रिलैक्स, वो काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली वो सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब सांस का जो आपका जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम ही नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एपनिया, डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग, ठीक है, ड्यू टू द मसल्स फेलियर, ठीक है। एंड जो इसका एंटीडोट है हम उसमें यूज़ करते हैं नालोक्सोन, जो उसका एक तरीके से एंटागोनिस्ट है। 10 mg पर kg की डोज पे उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उनमें हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी टॉलरेंस डिपेंडेंस भी कॉज करता है, जो कि ड्रग ऑफ एब्यूज़ में आते हैं। ये फिजिकल डिपेंडेंस भी करता है, अगर इसको हम सडनली विड्रॉ कर लेने से तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा, स्लाइवेशन, स्वीटिंग, इंसोम्निया, ड्राउजीनेस, ट्रिमर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो डोज है धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स ख़त्म करने के लिए। और जो साथ में हम यूज़ करते हैं इसके एंटागोनिस्ट लाइक नॉर्फिन, नालोक्सन, ठीक है, बुप्रेनॉर्फिन वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग है, अगर कोई एक्सीडेंटली ले लेता है मॉर्फिन हाई डोज पे, जैसे कि आपने देखा होगा कबीर सिंह, है ना, तो कबीर सिंह में जो आपका शाहिद कपूर है, जब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती है उसके घर पे मिलने के लिए एक टाइम होने के बाद, तब वो एक अपने जो सर्वेंट है उससे एक ड्रग मंगाता है, वो होता है मॉर्फिन, तो मॉर्फिन ले लेता है, ठीक है। तो मॉर्फिन लेने के बाद एक तरीके से हाईली सेडेशन होगा, आप सो जाओगे, नींद आएगी, आपका रेस्पिरेटरी जो है डिस्प्रेस हो जाएगा, आपका जो पिपिल है वो कॉन्स्टिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पिन पॉइंट पिपिल, ठीक है, म्यूसिस बोलते हैं, ग्लाकोमा हो सकता है, प्रेसिडिटी हो सकता है, फॉलिन बीपी हो सकता है, साइनोसिस और शॉक भी हो सकता है। तो उसका जो एंटीडोट है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट हम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, गैस्ट्रिक लिवेज करते हैं, और जो स्पेसिफिक एंटीडोट है वो है आपका नालोक्सन। नालोक्सन हम यूज़ करते हैं 0.4 to 0.8 mg, ठीक है, आईवी रूट से हम इंजेक्ट करते हैं, जो कि उसके जो डॉक्टर दोस्त था वो उस ड्रग को मंगा के डोज दिया था, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में दिए थे ताकि वो बच सका, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे या प्रिकॉशन पे कि कब हमको नहीं देना है। इन द अस्थमेटिक पेशेंट, जिनको अस्थमा है, जिनको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट हैं,
इन्फेंट में हम यूज़ नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में यूज़ नहीं करते हैं, जिनको ऑलरेडी हाइपोटेंशन है या हाइपोवोलेमिक कंडीशन है उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, हेड इंजरी में भी हम मॉर्फिन यूज़ नहीं करते हैं आपको पेन किलर के रूप में, क्योंकि हेड इंजरी के दौरान ऐसे भी आपके जो इंट्राक्रेनियल या आपके ब्रेन के अंदर जो CO2 का लेवल है वो बढ़ा रहता है, उसकी मॉर्फिन भी बढ़ाता है, उससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स भी जनरेट होता है, और साथ साथ जो CO2 का लेवल बढ़ने से आपके बॉडी के अंदर में एसिडोसिस कॉज होता है, जो ऐसे ही हार्मफुल है, ऐसे ही डेंजर है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा ये खुद ना खुद एक तरीके से सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, तो सडिशन करेगा आपके ब्रेन के अंदर में। इसके अलावा जो मॉर्फिन है, जो भी आपके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हैं वो भी कॉज करेगा। तो अल्टीमेटली हम ये जो हेड इंजरी के जो पेशेंट है उसमें जो रिकवरी है वो हम प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं अगर मॉर्फिन देने के बाद, ठीक, इसलिए हम मॉर्फिन नहीं यूज़ करते हैं आपके एनाल्जेसिक के रूप में हेड इंजरी में। एंड अनडायग्नोस्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, विसल्स पेन हो रहा है तो आप मॉर्फिन ले सकते हैं, बट डायग्नोसिस के बाद। क्योंकि क्या रीजंस हैं, यहाँ आपको बाइलेरिक कोलिक तो नहीं हो गया है, क्योंकि बाइलेरिक कोलिक अगर हो गया हो तो ये भी कॉज करता है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है इन कंडीशन में, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गया उसके बेसिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ पे, तो हम बात करेंगे यूज़ ऑफ द ओपाइड्स, ना कि मॉर्फिन, ठीक है। तो पूरी बात करें ओवरऑल कंडीशन की, चाहे ओपाइड्स हो, चाहे मतलब मॉर्फिन हो, चाहे कोडीन हो, चाहे पेथाडीन हो, तो उनमें जो मेन है आपका है एनाल्जेसिक्स पेन किलर के रूप में। इसके अलावा है एनेस्थेसिया या प्री एनेस्थेटिक्स मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फेंटानिल है ना, हम यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा GA में। फिर आपका कफ सेशन में हम यूज़ करते हैं कोडीन के सिरप आते थे आपके, जैसे कि आपके कोरेक्स है, इसमें कोडीन था, है ना। एंजाइटी में हम यूज़ कर सकते हैं, और आपको जो डायरिया है, क्योंकि ये एंटी डायरियल यूज़ करता है इसलिए हम डायरिया में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग लोपिरामाइड, है ना, लोपिरामाइड एक तरीके से एंटी डायरियल ड्रग है, जो लेमोफेन ड्रग आता है उसमें होता है। So these are the basic pharmacology of the morphine, and if you want to note this lecture please take a screenshot, सारे मटेरियल है वो क्रेडिट पार्ट से लिया गया है। And if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.